किसी को यह अंदाजा नहीं था कि प्रीति कृष्णन सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, उसके खिलाफ भी एक किलिंग रिकॉर्ड था, छुपा हुआ, दर्दनाक और ऐसा राज जिसे समाज कभी पहचान ही नहीं पाया। अफवाह थी कि हो सकता है वो ही राजीव की असली मां हो। अगर ये सच होता तो कहना पड़ता जैसे मां वैसे बेटा, लेकिन ये सिर्फ एक थियोरी थी जिसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अब वो मर चुकी थी, अपने ही हाथों, अपने ही बहते दर्द से। पुलिस कंफ्यूजन में थी, रिपोर्ट्स भर रही थी, लेकिन आगे की घटनाएं कोई समझ नहीं पा रहा था। राजीव अब तक पकड़ा नहीं गया था। हर कुछ दिन बाद एक नई स्पेशल फोर्स उसकी तलाश में भेजी जाती थी, लेकिन वो एक शैडो की तरह गायब हो जाता। ये कत्ल का सिलसिला अब एक सीरियल ब्लड बाथ में बदल चुका था। राजीव कोई आम कातिल नहीं था। हर मर्डर में उसका एक सिग्नेचर होता था, कला, पाप और दर्द का एक संगम। लोग कहते थे अगर पुलिस उस जगह पर प्रीति के बुटीक के पास जरा सा गहराई में जाती तो कुछ और जरूर मिलता। एटलीस्ट एक छुपा हुआ राज सामने आता, शायद एक ट्रेजर जो उनके नाक के नीचे ही था, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दिया हो। समय बर्बाद हो रहा था, पर कुछ लोग कहते थे इट्स वर्थ इट, तो खुदाई जारी रही। तभी एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। प्रीति ने अपने ही पति का कत्ल किया था। वो एक गांव की थी। पहले भी एक मर्डर में नाम आया था उसका, लेकिन सबूत न होने के कारण छूट गई थी। उसकी खूबसूरती, उसका चार्म, सब लोगों की आंखों पर पर्दा बन गया था। समाज ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसकी रूह में कुछ तो था जो काला था। पर भला उसके पति ने क्या बिगाड़ा था? एक अच्छा इंसान था वो, एक डॉक्टर जिसने प्रीति को इज्जत दी, प्यार दिया और अपना नाम भी। फिर भी वो एक दिन खामोशी से दुनिया छोड़ गया और किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की। टीवी न्यूज रिपोर्ट कहती रही वो एक विलन थी और हम सब ने उसे हीरोइन समझा। अब मीडिया में हंगामा मच गया था, पुलिस पे सवाल उठने लगे, इतना बड़ा केस हाथ से कैसे छूट गया? लोगों में गुस्सा भर गया, एकता भी बिखर चुकी थी और लोग अनसेफ महसूस करने लगे, सिर्फ एक आदमी से, राजीव। सिर्फ 3 लोगों का कत्ल का काला चिट्ठा सामने आया था, लेकिन डर इतना गहरा बन चुका था कि लोगों ने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। और प्रीति, उसके साथ जो हुआ उससे सब कुछ और ज्यादा उलझ गया। उसकी लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि वो अब विक्टिम नहीं क्रिमिनल थी। फिर दफन करने के कुछ दिन बाद वहां से एक तेज बदबू फैलने लगी। पुलिस ने सोचा यह मौका हो सकता है राजीव को पकड़ने का। एक बड़ा पेट्रोल टीम भेजा गया, स्निफिंग डॉग्स के साथ। एक जंगल के किनारे एक पुराने ग्रेवयार्ड, वहां एक कब्र थी जिस पर सिर्फ लिखा था प्रीति। उस ग्रेव को खोदा गया और तब एक टॉक्सिक गैस रिलीज हुई और अचानक से 2 ऑफिसर वहीं मर गए और एक कुत्ता पैरालाइज हो गया। पॉइजन बॉडी में नहीं, ग्रेव में रखे जार में था, जैसे किसी ने जानबूझकर पुलिस को वहां लाया हो और फिर कंफ्यूज कर दिया हो। जब लाश को बाहर निकाला गया तो वो धीरे धीरे राख में बदलने लगी, जैसे उसका जिस्म भी पाप के बोझ से जल रहा हो। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बचा था, अब आधा जला, आधा पहचानने के लायक नहीं। ये देखकर लोग कांप गए। राजीव के लिए ये सब नॉर्मल था शायद। वो काफी ब्रिलियंट था, हर मूव को सोच समझकर एग्जीक्यूट करता था, लेकिन किलर के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी था, या कम से कम वैसे दिखाई देता था। हर इंसान के साइक को समझकर उसे उसके खिलाफ यूज करता रहता। मेरा अगला पड़ाव 3rd सीजन शुरू होने वाला था। मैं उसके सामने था, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। मैंने गुस्से से पूछा, क्यों मारा तूने अपने मां को? उसके मुंह से बिना कोई सोच के निकला, सिनर्स मस्ट डाई, सिनर्स मस्ट डाई। ऐसे कह रहा था जैसे
वो खुद एक पापी नहीं था। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। उन आंखों में कोई दर्द नहीं था, बस एक कोल्ड स्टिलनेस, जैसे डेड पॉन्ड की तरह। मैंने कहा, राजीव, मारना तो एक बात है, पर तूने उसका सब कुछ मिटा दिया। ये क्या था? इस बार वो चुप नहीं रहा और कहने लगा, उन्होंने पाप किया और पाप सिर्फ सजा के काबिल होता है, और जब सिस्टम नहीं दे सकता सजा तो मैं देता हूं। एक मोमेंट के लिए मैं सन्न हो गया। क्या ये उसका जस्टिफिकेशन था? अगर हर कोई अपने हिसाब से सजा देने लगे तो फिर इंसाफ का क्या मतलब? मैं चिल्ला उठा। वो हंसा, धीरे से क्रेजी लाफ्टर के साथ बोल पड़ा, पुलिस भी तो अथॉरिटी का मिसयूज करती है। मैं मैं बस अपना सिस्टम बना रहा हूं। वो विलन था, लेकिन कॉन्फिडेंट, अपने लॉजिक पे खड़ा हुआ, अपने मिशन को आगे रखते हुए। उसे अपने बर्बादी का डर नहीं था, रिग्रेट नाम की कोई चीज नहीं थी उसमें। फिर भी वो पकड़ा गया। अब वो कन्फाइंड होकर बैठा था और मैं उसके सामने सवालों के जवाब लेने की कोशिश करता हुआ। तभी वो झुककर आगे आकर कहने लगा, उन आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ, क्या तूने मेरी रिक्वेस्ट फॉलो की थी? मैं हैरान रह गया और खुद के मेमोरी से बैटल करता हुआ एक दिमागी कंफ्यूजन के साथ ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहा कि कौन से रिक्वेस्ट? क्या तू बोर्डरूम का हिस्सा था? वो पूछ रहा था जैसे मैं भी उसका पार्ट था, एक ट्रैप जिसमें मैं फंस गया हूं। मैंने बोला, मैं तेरा सेलमेट नहीं हूं, ना तेरी तरफ हूं। तब वो उठकर खड़ा हो गया। झूठ बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा, मुझे भी नहीं। एक टेंस साइलेंस छा गया था वहां, जैसे दोनों दिमाग अपने अपने लॉजिक के साथ टकरा रहे हो। वो मुस्कुराया और ये बात कही कि तुम एक एंटरटेनर हो, है ना? जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक शो हूं, एक पपेट। वो मुझे तोड़ना चाहता था और मैं उसके झांसे से बचने की कोशिश। लेकिन वो स्मिर्क मेरे दिमाग में चुभ गया। वो साइकोपैथ था, लेकिन ब्रिलियंट भी। आखिर में सिर्फ एक ही बात बची थी मेरे जहन में, क्या इस आदमी को सच में रिग्रेट नहीं है? क्या उसके अंदर कोई इंसान बचा है? और इसका जवाब था, शायद नहीं। 8. अपनी कहानी सुनाने लगा और उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक थी, जैसे किसी आर्टिस्ट ने मास्टरपीस बनाया हो। वो बोलता गया और मैं बस सुनता गया। उसने कहा, अगला नंबर डॉक्टर वरुण त्रिपाठी का था। डॉक्टर वरुण त्रिपाठी
लाइफलाइन हॉस्पिटल का एक असिस्टेंट प्लास्टिक सर्जन। पर असली काम पास्ट क्रिमिनल्स की शक्ल बदलना, ताकि वो कंट्री से बिना कोई प्रॉब्लम के निकल सके। एक तरह का साइड हसल था ये, काले पैसे का एक नया जरिया। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। राजीव ने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो सिर्फ कहानी नहीं थी, एक सच था जो हिला देने वाला था। अब वो बोल पड़ा, मैं डॉक्टर वरुण से मिलने गया था ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो आइडेंटिटी बदली जा सके, पर उस दिन मैं उसे मारने गया था। राजीव ने यह बात बहुत कैजुअली से कहा। हॉस्पिटल का एक पुराना स्टोरेज रूम, अंधेरा, धूल से भरा हुआ, वहीं पे मिला था राजीव डॉक्टर वरुण से। वरुण घबराया हुआ था, जैसे हर पल डर रहा हो कि कोई देख लेगा, और देखे भी क्यों ना। वो जानता था कि राजीव कौन है। वो पहला इंसान था जिसे राजीव ने खुद बताया कि उसने क्या क्या किया है। वरुण का चेहरा पसीने से भीग चुका था। हर 7 सेकंड में वो रुमाल निकालता, जैसे उसकी घबराहट उसे हर बार नया सिग्नल भेज रही हो। बड़े चश्मे के पीछे झांकती उसकी आंखें सब कुछ बोल रही थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। पर उसकी हेयर लाइन भी पीछे हट चुकी थी, और पीली शर्ट के नीचे एक इंसान था जो सिर्फ कांप नहीं रहा था, पर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, जैसे कोई उसका नाम ले और वो बिखर जाए। राजीव ने उसे एक रेड एनवलप दिया। बस जब मैं बोलूं रेडी रहना। वरुण ने वो एनवलप अपनी कोट के अंदर छुपा दिया, पर जाते जाते राजीव ने उसके शोल्डर पे हाथ मारा, बस कैजुअली। पर वो हाथ कुछ छोड़ गया था। वरुण ने महसूस भी नहीं किया, पर एक माइक छुपा चुका था उसके ऊपर, और राजीव वहां से निकल गया। शाम हो गई थी। वरुण अपने कैबिन में अकेला था। राजीव अब भी हॉस्पिटल में ही घूम रहा था। वरुण पेपर वर्क में उलझा था, और फिर उसने बोलना शुरू किया खुद से। वो राजीव क्या था वो? मुझे इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए था, वरुण ने बोला। उसके शब्द राजीव के कान तक पहुंच रहे थे। वो कॉन्फ्रेंस कर रहा था, घबराहट में, और रिग्रेट भी करता रहा। उसने सोचा, अगर मैं राजीव को पुलिस को दे दूं तो मुझे इनोसेंट समझा जाएगा और रिवॉर्ड भी मिलेगी। और वो फोन उठाने के लिए जाता है। वरुण के हाथों ने जैसे ही नंबर डायल करना शुरू किया, एक भयंकर सी आवाज ने उस शांति को चकनाचूर कर दिया। एक साया खिड़की के पीछे से हल्की सी झलक देती हुई, पर वो काफी थी हवा का रुख बदलने के लिए। अगले ही पल राजीव खिड़की से अंदर एकदम से कूदा। उसका लंबा और भयानक शैडो वरुण के डेस्क पर फैला, जैसे अंधेरा धीरे धीरे वरुण को घेर रहा हो। वरुण की सांसें अटक रही थी। वो बिल्कुल जम गया था, जैसे किसी ने उस वक्त के लिए फ्रेम में कैद कर दिया हो। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके जिस्म में एक दर्दनाक चीख दबी हुई हो। राजीव रूम में जाता है। टेबल के सामने खड़ा हुए, उन फटे पुराने कपड़ों में, चेहरे पे दाढ़ी और मुंह में एक टूथपिक जो वो बेपरवाही से चबा रहा था। और वो डॉक्टर से कहने लगा, पीछे से वार। डॉक्टर वरुण, ये कौन सी दोस्ती थी? वरुण स्टैमर करते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस। फिर वो अपने पॉकेट में कुछ फील करता है, वो पेन। राजीव मुस्कुराता है और अपने पॉकेट से एक छोटी सी नाइफ निकालता है। फिर एक शैतानी सवाल पूछने लगता है, बताओ डॉक्टर वरुण, कैसे मरना पसंद करोगे? वरुण हाथ उठाता है, पर फिर सीधे अपने घुटनों पर गिरता है। माफ कर दो, मुझे जरूरत है तुम्हारी। सर्जन हूं मैं। पनिशमेंट दे दो, पर मौत नहीं। पर राजीव का कानून कुछ और कहता है। राजीव ने उसे पीटना शुरू किया।
एक के बाद एक पंच मारे। चेहरा लाल खून से भर गया था। वरुण के आंखों के सामने सब कुछ ब्लर सा हो गया था। फिर राजीव ने उस डॉक्टर को वहां एक चेयर पर जकड़ दिया। बेल्ट्स इतनी ज्यादा टाइट खींच दी गई कि स्किन पर गहरे निशान बनने लगे और उसकी स्किन छिलने लग गई। डॉक्टर वरुण का चेहरा बदल चुका था, सूजा, लाल और स्वलन लंप से घिरा हुआ। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए खुली। बेचैनी थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन बेहोशी अभी भी उस पर हावी थी। फिर राजीव उसके पास गया, उसके सर्जिकल ग्लव्स पहनने लगा और वरुण को चिढ़ाने के लिए पूछा, पेशेंट स्टेटस प्लीज। वरुण घबरा गया। राजीव ने सर्जिकल नाइफ उठाई और धीरे से उसके लेफ्ट हैंड पर एक शार्प कट लगाया। और अब? राजीव ने पूछा। वरुण बेहोश पड़ा था। राजीव ने एक इंजेक्शन उठाया और धीरे धीरे उसके पास गया। फिर अचानक उसने वरुण की आंखें जबरदस्ती खोल दी और बिना किसी डर के सीधा इंजेक्शन उसकी आंखों में घुसेड़ दिया। वरुण का जिस्म एक झटके से कांप उठा और उसके मुंह से निकली एक ऐसी चीख जैसे किसी ने उसकी रूह चीर दी हो। खून के चीठे चारों तरफ फैल गए। वरुण चिल्लाता रहा। इंजेक्शन अब भी उसके आंखों के अंदर अटका था। वरुण अपना सर एक पल के लिए भी हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल बेहाल, दर्द में डूबा हुआ था। राजीव ने गुस्से से इंजेक्शन उसकी आंख से बाहर निकाला और तुरंत ही उसकी आंख के कोने से बहुत सारा खून जोर जोर से टपकने लगा, जैसे उसके दर्द की सारी कहानी उस खून के एक एक कतरे में छुपी हो। Eight. वरुण मौत के बिल्कुल करीब था। हालात इतनी खराब थी कि वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन राजीव के दिल में उसके लिए कोई दया नहीं थी। उसका इरादा सिर्फ एक था, वरुण को और ज्यादा तड़पाना। राजीव एक कोने में जाकर खड़ा हो गया, अंदर से शांत लेकिन आंखों में आग लेकर। उसने अपने हाथों से एक बड़ी सी बोतल उठाई। उस पर लिखा था हजार्डस केमिकल और उस बोतल के अंदर था ग्लेशियल एसिडिक एसिड, जो विनेगर का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है, जिसमें केमिकल बर्न्स होते हैं, दूसरे डिग्री के गहरे जख्म देने वाले एसिड जो इंसानी जिस्म को जलाकर नई पहचान बना देता है। राजीव ने बिना किसी हेसिटेशन के वो पूरा एसिड का बोतल वरुण के जिस्म पर डालने लगा। राजीव को बहुत मजा आ रहा था। वरुण को तड़पते हुए और उसका दर्द भरा शरीर देखकर उसे सुकून मिल रहा था और उसकी चीख राजीव के मन को शांत कर रही थी। वरुण का पूरा जिस्म जल रहा था, बिल्कुल असली आग की तरह। उसका मांस धीरे धीरे पिघलने लगा और उसके बदन से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री में कोई बड़ी तबाही हो गई हो। वरुण उसकी बची हुई ताकत से चीख रहा था, लेकिन राजीव के हाथों में कोई कंपन नहीं थी। वो रुका नहीं और एसिड धीरे धीरे उस पर डालना जारी रखा, जैसे हर बूंद के साथ उसके अंदर की कोई पुरानी आग ठंडी हो रही हो। उसकी आंखों में एक दीवानगी थी, जैसे वो कोई कलाकार हो और वरुण उसका कैनवस। वरुण का जिस्म जल रहा था, मांस पिघलने लगा, धुएं से कमरा भर गया था। वो चिल्ला रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन राजीव गुस्से से दांत खींचता हुआ बोला, जान से मारना है तुझे, लेकिन इतने जल्दी नहीं। हर 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 दर्द का हिसाब बराबर होगा। एसिड धीरे धीरे बहकर वरुण के चेहरे के पास तक आ गया। राजीव ने एक सेकंड के लिए नजर रोकी, उसका चेहरा देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगा,
अभी नहीं, इस चेहरे का अलग ही क्लाइमैक्स होना चाहिए। हाँ। राजीव ने टूल वाली ट्रे को अपनी ओर खींचा और उसमें से एक मार्कर उठाया। धीरे से वरुण के चेहरे पर एक डॉटेड सर्कल बनाने लगा, जैसे कोई सर्जिकल ब्लूप्रिंट हो। उसने ब्लेड को उसके स्किन में घुसा दिया। एक एक कट जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपना काम शुरू किया हो। पहला कट गले के नीचे से शुरू हुआ, एक डीप कट, पर ये स्कैल्पल के साथ नहीं बल्कि एक ब्रोकन सर्जिकल मिरर के टुकड़े के साथ किया गया। फिर उसने डॉक्टर की आंख के पास ब्लेड घुमाया, बस इतना कि नर्व ही हिल जाए पर आंख ना निकले। फिर राजीव उससे कहने लगा, तू आंखों की सिमेट्री सेट करता था ना? हाँ, अब देख तेरा नजरिया कितना हिल जाएगा। राजीव उसके नर्व्स के साथ खेलने लगा, कभी खींचता कभी कट करता। स्किन क्लिप्स उसने उसी के क्लिनिक के ड्रॉवर से निकाले और उसके लिप्स को साइड से खींचकर स्टेपल कर दिया और उसका मुंह परमानेंटली ही फिक्स कर दिया। ये करते करते राजीव ने ये बोल दिया कि तू पेशेंट्स की लिप शेप करता था, अब तू हमेशा मुस्कुराएगा। फिर एक मोटी नीडल वरुण के माथे पे घुसाई, बट नॉट फॉर लिफ्टिंग द स्किन, बल्कि दर्द को बढ़ाने के लिए। फिर वो गाल पे भी घुसाने लगा और उस नीडल में फॉर्मेलिन था, वही केमिकल जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर का चेहरा फूलने लगा, जैसे किसी प्लास्टिक का मास्क बन रहा हो। इसके बाद राजीव के हाथ में अब वरुण का चेहरा था, बिल्कुल फटा हुआ, अलग किया हुआ, जैसे किसी पेपर का कटआउट। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं, एक जिंदा नाइटमेयर का लग रहा था। लाल छिलका हुआ मांस, खोखली आंखें, उभरी नसें और हिलते हुए टिश्यूज, जैसे हर धड़कन के साथ दर्द को जिंदा रख रहे हो। ये दृश्य देखकर मेरे रगों में भी ठंड सी उतर गई। फिर राजीव ने उसकी हर उंगली को अलग कर दिया, एक एक जॉइंट को तोड़ा गया, कलाई को इतना घुमा दिया कि हाथों की हड्डियां अंदर से बाहर आ गई और फिर उन हड्डियों को टेबल पर इस तरह से सजाया जैसे किसी पागल आर्टिस्ट ने अपनी खौफनाक गैलरी तैयार कर लिया हो। एक बड़ा सा ब्लड बडल बन चुका था उस रूम में, बट राजीव केयरफुल था। उसने शू कवर्स पहने थे और ग्लव्स भी। और जब डॉक्टर वरुण बस आंखों से घूर रहा था, एकदम साइलेंट एंड होपलेस, राजीव उसके कान के पास झुका और कहने लगा, तू जिंदा है और मैं चाहता हूं तू होश में मरे, क्योंकि अगर दर्द महसूस नहीं किया तो प्रोसीजर अधूरा रह जाएगा। हाँ। आखिर में उसने उसका फेस रैप किया एक सर्जिकल कपड़े से, बस आंखें बाहर छोड़ी। तेरा काम था लोगों का फेस देखना, मेरा काम है वही चेहरा छुपाना। यह कोई आम मर्डर नहीं था, यह था एक प्रोसीजर, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें राजीव बन गया था इस सर्जिकल हॉरर का उस्ताद। किसी ने दरवाजा नॉक किया। अच्छा हुआ राजीव ने पहले से ही ताला लगा दिया था। राजीव अपने मन की बात भी कहने लगा, शायद मुझे और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था इस लाश के साथ, लेकिन अब वक्त नहीं था। वो वरुण को मुड़कर आखिरी बार देखने के बाद विंडो के रास्ते से भाग गया। जब न्यूज में ये मर्डर आया तो लाश पहचानने लायक नहीं थी। कई दिनों तक लोग समझ ही नहीं पाए थे कि ये वरुण की बॉडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे राजीव ने इंसानी शरीर का पूरा डिसमेंटलिंग कर दिया हो, जैसे किसी सर्जिकल एक्सपेरिमेंट का परफेक्ट रिजल्ट हो। बाद में जब मीडिया को पता चला कि यह लाश वरुण की थी, जिसका एक डार्क पास्ट भी था, तो बिना ज्यादा सवाल जवाब के उसकी बॉडी को तुरंत जला दिया गया। सबूतों के साथ उसकी कहानी भी राख बन गई। पर सवाल यह था कि यह काम किया किसने। लोगों का अंदाजा था कि यह राजीव ही हो सकता है, क्योंकि तरीका वही था। लेकिन पुलिस कंफर्म नहीं कर पा रही थी
क्योंकि कोई भी राजीव की तरह बनकर भी तो क्राइम कर सकता था, है ना? लेकिन राजीव को यह गेस गेम पसंद नहीं था। उसने एक लेटर पुलिस स्टेशन को भेजा, उसी लाल एनवलप में। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखा था, मैं था, हां वही जिसने शुरुआत की थी, अब अंजाम भी मैं ही लिखूंगा। वो गर्व महसूस कर रहा था। उसका काम रिकग्निशन के लायक था। उसके हिसाब से अब लोग डिस्कस करने लगे, क्या राजीव अब उन क्रिमिनल्स को मार रहा है जो कानून के हाथों से बच जाते हैं? पर कोई नहीं जानता था कि राजीव ने वरुण राजीव से बड़े क्यूरियोसिटी में पूछा, क्या ये सही तरीका है न्याय का? और फिर उसका जवाब भी आया, हाँ यही सही है, हाँ यही सही है। Eight. मेरी कुर्सी की पीठ ठंडी थी, लेकिन पसीना मेरी गर्दन तक पहुंच चुका था। उसके शब्द सुनते ही मेरा दिमाग एक अजीब एक्साइटमेंट से भर गया, जैसे कोई हाउंटेड हाउस में फर्स्ट स्टेप रखते ही होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि ये डरावने सफ़र की कहानी नहीं, बल्कि केस फाइल को जिंदा कर रहा था। मैं थेरेपिस्ट हूँ, पर उस पल मैं पेशेंट जैसा महसूस कर रहा था। हॉस्पिटल से बचकर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सिक्योरिटी लेयर्स, कैमरा, बायोमेट्रिक डोर्स, और फिर भी कोई फाइल, कोई गार्ड, कोई अलार्म उसका नाम तक ट्रेस नहीं कर पाया। मैं सोच रहा था अंदर कोई मदद है, लेकिन फुटेज ने दिखाया वो अकेला था। शैडो की तरह आया और शैडो की तरह गया। यही सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। एक इंसान इतना इनविजिबल कैसे बन सकता है? और जब वो विक्टिम्स की बात करता, उसके चेहरे पर शांति का एक लेयर चढ़ जाता था, रिलीफ की तरह, जैसे कन्फेशनल बूथ से निकलते ही कोई पाप के बोझ से फ्री हो जाता है। मैं बस उसकी चोजन रूट फॉलो कर रहा हूँ। मुझे लगा अगर मैंने ज़रा सी जल्दी की तो सब बिगड़ जाएगा और ये थेरेपी अधूरी रह जाएगी। मैं उससे पूछ सकता था सेल में पहली बार घुसने पर कैसा महसूस हुआ, लेकिन दिल ने मना किया। अगर वो आंसर देता, दीवारें गिर जाती। मुझे इस थेरेपी को आगे बढ़ाना था, लेकिन कभी कभी आगे बढ़ते वक्त ट्रिगर्स हो जाते हैं। एक गलत क्वेश्चन और वो सारी थेरेपी को शुरू से हार्ड रीसेट कर देगा। मे बी विद ब्लड। सबसे अजीब सेंसेशन ये था कि जितनी देर में उसके साथ बैठा, सारा कंट्रोल मेरे हाथ से फिसलता गया। उसका काम एक परफॉर्मेंस निकला और मैं एक स्पेक्टेटर। स्टेज जल रही थी, मगर स्पॉटलाइट मुझ पर थी और पब्लिक का शो क्लैप कहीं दूर से बज रहा था। उसकी बातें सुन के वक्त गुम हो गया। जो सवाल मैं लाया था सब भूल गया। मैं बस उसके सोच के पीछे भाग रहा था, अपनी खुद की सोच भूलकर। उसका सेल्फ अवेयरनेस टॉक्सिक गिफ्ट की तरह है। जो साइकोलॉजिस्ट या डिटेक्टिव उसे रीड करने की कोशिश करे, वो ही अल्टीमेटली अपनी पेजेस ब्लैंक पाएगा। यही शायद रीज़न है कि राजीव से मिलकर सब लोग बदल जाते हैं। सेल गार्ड सूर्या नॉर्मली एक ब्रेव बंदा है। 4 साल तक हाई रिस्क वार्ड संभालता आया है, पर राजीव के साथ सिर्फ 4 दिन। फिर आया उसका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। मैंने सूर्या को पुश नहीं किया डिटेल्स के लिए, लेकिन जब नेक्स्ट सेशन में राजीव ने मुझे देखा, उसकी आंखों में हंसी थी। देखा, कुछ भी नहीं किया, फिर भी। अब मैं उसे रोज रोज देखता हूं, असल में नहीं, शीशे में। बाथरूम के मिरर में उसका शैडो दिखाई देता है मुझे। जब मैं कॉरिडोर के ग्लास के पास से गुजरता हूं तो उसके लंबे हाथ मेरे आंखों को दिखते हैं। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। क्या ये मेरे काम की वजह से है या मैं पागल हो गया हूं? दिन ब दिन मेरा कन्फ्यूजन बढ़ने लगा। एक ही बात को मैं 3 बार लिखने लगा। कैलेंडर पे गलत तारीख सर्कल कर दी।
एक दिन जब मुझे थेरेपी फ्लोर पर जाना था, लिफ्ट मुझे उस पुराने ईस्ट विंग ले गई जो 10 साल से बंद पड़ी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, फिर भी वो वाइब्रेशन फ्लोर पे फील हो रही थी, जैसे एक बड़ी सी हैवी आयरन स्विंग जमीन को मार रही हो। मैंने रिवर्स गियर लगाया और वहां से भागने लगा, लेकिन मेरा मन चिल्ला रहा था, रुक, डिकोड कर। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा गार्ड सूर्या मिला। सब ठीक? उसने पूछा। मैंने कैजुअल स्माइल चिपकाया। बस जॉग कर रहा था। उसने मेरा मजाक बनाया। रनवे पे पेशेंट जैसे लग रहे हो, लेकिन उसके हंसी में भी थोड़ा सा डर था। शायद उसे भी कुछ अजीब लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। डर के मारे जुबान रुक गई। दिमाग सिर्फ राजीव राजीव का मंत्र जप कर रहा था। उस दिन के बाद से मुझे अपनी यादों पर शक होने लगा। जब राजीव विक्टिम्स के नाम बताता तो वो लोग मुझे झूठे लगते, जैसे वो उन्हें पहले ही कहानी से मिटा चुका हो। उसका तरीका ऐसा था कि इंसान नहीं, सिर्फ नंबर्स बन जाता है ऑटोप्सी से पहले। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब मुझे लगता है कहीं मेरी भी एंट्री उसके लिस्ट में तो नहीं। और इस सब के बावजूद मैं उसकी बातें सुनते रहना चाहता हूं। क्यों? शायद मेरी क्यूरियोसिटी, या शायद यह भी उसके श्राप का हिस्सा है। वो पुराने इंसान को मिटा देता है और एक नई चाहत पैदा करता है, द क्रेविंग टू नो द एंड। एक रात मैं फाइल्स देखते देखते सो गया। सपने में ईस्ट विंग बिल्कुल नया दिखा। साफ पर्दे, सफेद चादर, तेज धूप। कॉरिडोर के एंड पे वो खड़ा था, हाथ में एक सर्जिकल मास्क लिए। उसकी परछाई ने मुझसे एक ही सवाल पूछा, ये जगह खाली है, नाम लिखवाओगे? डर के मारे मेरी नींद खुल गई। तकिया पसीने से भीग गया था, जैसे मैं कोई मैराथन भाग कर आया हूं। सुबह जब मैंने अपने नोट्स देखे तो पेज के कोने पर एक लाइन लिखी थी, आर यू लिसनिंग? मुझे याद नहीं कि मैंने लिखी हो। इंक तो मेरी ही पेन की थी, लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ी अलग लग रही थी। क्या मैंने नींद में लिख दिया, या वो बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका था? दिन की ड्यूटी शुरू होती ही मैंने उसे दोबारा सेशन रूम में बुलाया। शीशे के उस तरफ गार्ड्स रेडी खड़े थे। राजीव ने बैठते ही एक हल्की सी स्माइल दी, जैसे वो पेशेंट नहीं बल्कि होस्ट हो। मैंने फाइल खोली ही थी कि उसने धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आज हम प्रोग्रेस करेंगे। उसकी अंग्रेजी थोड़ी अलग थी, लेकिन उसका अंदाज बहुत शांत। मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं डायरेक्ट रहूंगा। तुमने सूर्या को इतना डिस्टर्ब क्यों किया? आंखें उसकी चमक उठी। उसने गहरी सांस ली, फिर शांत आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस दिखाया कि आंखें कितना सच हैंडल कर सकती हैं। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था। सच था या सिर्फ दिमाग का खेल? सूर्या ने ऐसा क्या देख लिया जो उसके होश उड़ गए थे? राजीव की बात का दूसरा मतलब भी था। जब तुम किसी को उनका अपना दिमागी सच दिखा दो, तब डरने के लिए उनके शरीर को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जैसे रुक गया और मैंने रियलाइज किया, शायद वो मेरे साथ भी वही कर रहा है। मुझे मेरी ही कमजोरियां दिखा रहा है, जैसे मैं एक मिरर हूं, और अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो वही कमजोरियां मुझे अंदर से खत्म कर देगी। फिर उसने थोड़ा सामने आकर ऑलमोस्ट विस्पर में कहा, डॉक्टर, स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ कैरेक्टर्स बदलते हैं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वो यही चाहता है कि मैं भी उसकी कोई स्टोरी का कैरेक्टर बन जाऊं, या नेक्स्ट चैप्टर का प्रोटोगोनिस्ट या विक्टिम। फिर बिना किसी वार्निंग के उसने टेबल पे 2 नकल स्टैप किए और उसने कहा, आर यू लिसनिंग? उस पल एक रियलाइजेशन हिट हुई। आई एम नॉट जस्ट लिसनिंग, आई एम लूप्ड। थेरेपी रूम ऐसा लगता है जैसे एक चक्रव्यूह हो। अंदर जा सकते हो, पर बाहर का रास्ता नहीं मिलता। हर सेशन एक न्यू बिगनिंग पर लूप करता है, डीपर, डार्कर एंड मोर इंटेंस। जब तक मैं खुद को तोड़कर रीबिल्ड नहीं करूंगा, ये लूप ब्रेक नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ कन्फेशन लिख रहा हूँ। मुझे रोकना चाहिए, पर रोक नहीं सकता।
जब तक वो बोल रहा है मैं सुनूंगा, क्योंकि कहीं अंदर मुझे अंत जानना है, या शायद मुझे डर है अंत पहले ही लिखा जा चुका है, और वो भी मेरे नाम के साथ। कभी कभी सोचता हूं, क्या हर थेरेपिस्ट एक दिन पेशेंट बन जाता है, या सिर्फ वही जिसे राजीव जैसे लोग मिल जाते हैं। Eight. अगले सेशन का टाइम हो गया था, पर मेरे दिमाग में तो अभी भी पिछली कहानी का तूफान चल रहा था। सर दर्द कर रहा था और मैं पूरा पसीने से भीग चुका था। मैं वहां था समझने के लिए, सुनने के लिए, और एक कहानी, एक और मर्डर। मैं उसके सामने बैठा था। उसकी आंखें मेरी तरफ उठी, जैसे बिना शब्द के पूछ रही हो, तैयार हो? उसका चेहरा थोड़ा राइट टिल्ट किया हुआ था। मैंने कुछ नहीं बोला, पर शायद मैं इसके लिए रेडी था, क्योंकि अब वापस लौटने का ऑप्शन नहीं था। ये कहानियां बस कहानियां नहीं थी, ये डर था जो असल जिंदगी से भी ज्यादा सच लगता था। फिर राजीव बोल पड़ा। वो आदमी मरने के लिए तैयार था। उसने तो जैसे पहले ही मान लिया था कि उसकी मौत लिखी जा चुकी है। नाम था बकी जिंदाल, उम्र 49, कभी राइटर हुआ करता था, पर सिर्फ एक खोखला बदन। बकी एक छोटे और गंदे कमरे में रहता था, जिसमें एक आदमी भी बड़ी मुश्किल से रह पाए। राजीव ने बोला था कि वो उसके घर गया था, पर क्यों, इसका कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। सवाल वही था, बकी ही क्यों? वो आदमी खुद ही अपना शिकार बन गया था, राजीव ने कहा। और फिर उसकी कहानी शुरू हुई। उस रात बरसात बेहद तेज थी, बिजली भी कड़क रही थी। राजीव भीगता हुआ उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा। दरवाजा तो खुला ही था, जैसे बकी को फर्क नहीं पड़ता था दुनिया से। कमरे में एक अजीब सी गंदी बू थी, पसीना, पुरानी दारू और सालों का पसेरा बना हुआ फंगस। बकी एक कोने में बैठा था, आंखें लाल, बिल्कुल नशीली सी। उसका चेहरा पहचान से बाहर, शर्ट का रंग भी। उसने कहा, मुझे मारने आए हो दोस्त? दोस्त, ये शब्द मुझे भी अजीब लगने लगा, क्योंकि शैतान से दोस्ती करना अपने आप को बेचने जैसा होता है। शायद बकी को पता था कि यह वक्त उसकी आखिरी सांस बन चुका था। राजीव ने अपने कोट के अंदर से एक टूटा हुआ बोतल का टुकड़ा निकाला। बकी ने जैसे उस ग्लास के टुकड़े में दारू का एक छोटा सा बूंद महसूस किया, वो घुटनों के बल गिर गया और उस टुकड़े को चाटने लगा। उसकी जीभ कट गई, खून बहने लगा, पर वो रुका नहीं, जैसे दारू ही उसका खुदा हो। वो कुत्ते की तरह लपलपाता रहा, जीभ निकालकर उस टुकड़े को चाट रहा था। हर तरफ खून ही खून के चींठे फैल गए। फिर राजीव ने उसके पेट में जोर से लात मारी। उसका सर जाके अलमारी से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। जीभ अभी भी फ्लोर पे चिपकी हुई थी। राजीव ने उसका सर उठाया और उसके जीभ को खींच के काट दिया और उसे खिड़की की तरफ फेंक दिया। खून और सलाइवा की एक लाल लकीर खिड़की से नीचे बहने लगी। राजीव ने बकी का शर्ट उतारा और टूटे बोतल से उसका पेट काटने लगा। धीरे धीरे से हाथ बॉडी के अंदर डाला। सब कुछ खून से भरा हुआ था। उसने फिर उसका लीवर निकाला जो काला पड़ चुका था और एक तरफ फेंक दिया। फिर राजीव ने उसका पेट चीर डाला और अंदर हाथ घुसाकर
छोटी आंते को खींचकर बाहर निकाला, कोई नरम लंबे नूडल्स की तरह। उसने फिर वो भी कोने में फेंक दिया। अब वो रूम एक कसाई घर बन गया था। Eight. वो चीख इतनी तेज थी कि कानों के अंदर घुस के सर के अंदर तक पहुंच रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि राजीव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे वो सिर्फ मौसम का हाल सुन रहा हो, बिल्कुल शांत, बिना किसी टेंशन के। ना उसके चेहरे पर दुख था, ना गुस्सा, बस एक अजीब सा सुकून। मेरे दिमाग में बकी की वो तस्वीर ही घूम रही थी। उसकी शक्ल, उसकी हालत, सिर्फ खून खराबा ही नहीं, उसके आखिरी पलों का सफर भी। लग रहा था जैसे बकी को दर्द नहीं, आराम मिला हो, जैसे शराब ही उसका असली मालिक हो, या फिर शायद राजीव ने उसे वो दिया जो वो सच में चाहता था, उसकी मौत। वाई हिम, वाई बकी? मैंने पूछा। राजीव ने मुझे देखा। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। बहुत लोग हैं जो इस लायक हैं, उसने कहा। आंखों में थकान थी, लेकिन लफ्जों में नहीं। वो जैसे हर सांस पे कंट्रोल कर रहा हो, शायद ज्यादा बात न करने के लिए। उसके चेहरे पे दर्द नहीं था, कम से कम वो दर्द नहीं जो किसी अपने को खोने पे होता है। ये दर्द कुछ और था, तोड़ने का, कुछ बर्बाद करने का, जैसे अपनी ही जात से बदला ले रहा हो। सब कुछ इतना उलझा हुआ लग रहा था। अगर वो सीधी बात करता तो शायद कुछ समझ में आता। मुझे पूरा यकीन था कि बकी के केस में कोई औरत भी शामिल थी। काश मैं वापस जाके राजीव से पूछ सकता कि बाकी मर्डर्स के पीछे क्या वजह थी। वो मुझे सच से बचाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कहना चाहता हो, आगे मत जाओ, तुम्हारे लिए खतरा होगा। और बिना किसी देरी के राजीव ने बात जारी रख दी। मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। मैं जानता था ये उसकी आदत है, लेकिन इस बार उसकी बातों में एक बोझ था, जैसे वो अपनी जुबान से कुछ निकाल कर हल्का होना चाहता हो। मैं ऑलमोस्ट उल्टी करने वाला था, ये सुन के कि उसके हाथ में लटकती हुई गुलाबी और लाल रंग की मिलाप बकी की आंतें, जो काफी लंबी थी, एक नॉर्मल आदमी की हाइट से भी ज्यादा लंबी। कितना मजा आता है उसके साथ खेलने में, राजीव कहने लगा। अपने ही बदन के अंदर इतना मजेदार खेल छुपा है और लोग इसे बेकार समझते हैं। अगर इसे किसी प्रोडक्ट में बेचा जाए तो मार्केट में धमाका हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा, यह तो डिस्गस्टिंग है। वहां की हल्की ब्लिंक करती हुई लाइट में राजीव ने मुझे देखा। एक ठंडी अजीब सी मुस्कान के साथ बोलने लगा। तुम पिग का इंटेस्टाइन नहीं खाते क्या? बस इंसान का है तो फर्क पड़ गया।
हाँ? राजीव ने पूछा और मैं अपनी कुर्सी पे हिल गया। सोचो, एक आदमी सामने बैठा हो जिसकी आंखें ऐसी हो कि डर लगे, और वो इतनी शांति से अपने गुनाहों की बात करे। राजीव को देख के लग रहा था जैसे उसमें इंसानियत ही नहीं बची। अगर वो इंसान का मांस खाता निकले तो भी मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। वो था राजीव। उसके सामने बैठना ही मेरे रगों में सर्दियां भर देता था। राजीव ने बकी के अतड़ियों को उसके गर्दन के चारों तरफ 2 बार घुमाया, 2 बार नॉट बनाया। बहुत मुश्किल था क्योंकि अतड़ी एक ढीला सा सामान था, पर उसने कर दिखाया। बाद में उसने उसी बची हुई अतड़ी को पंखे के 3 परों के साथ लपेटकर बांधा और फिर खींचकर बकी को हवा में उठाया और बाकी के अतड़ी से बकी के हाथों को भी बांध दिया। राजीव ने कहा, यह सब मुश्किल काम था। मैंने पूछा, फिर इतना मेहनत क्यों? वो चुप रहा, बस एक शब्द बोला, जरूरत थी। कोई और वजह नहीं थी। उसके ऑर्गन्स धीरे धीरे बाहर गिर रहे थे। खून के मोटे मोटे बूंद जमीन पर टपक रहे थे। वहां एक शराब की बोतल थी। उसके पास कुछ खाली बोतल्स पड़ी थी। राजीव ने बोतल खोली। उसके हाथ खून से भरे हुए थे। अब वो खून बोतल पर लग चुका था। खून और शराब धीरे धीरे मिक्स हो रहे थे। रूम में वही पुराना स्मेल फैल रहा था। बकी धीरे धीरे राइट से लेफ्ट हिल रहा था, जैसे एक बच्चा जिसे पहली बार झुलाया गया हो सोने के लिए, जैसे कोई लोरी सुना रही हो, लेकिन उसकी जिंदगी का आखिरी पल एक ख्वाब नहीं, एक भयानक नाइटमेयर था। राजीव ने लाइटर जलाया और शराब में आग लगा दी। रूम जलने लगा और तभी उसने किसी आदमी को देखा। वो चेहरा क्लियरली नहीं दिखा। वो कुछ कह रहा था, पर आग की आवाज में कुछ भी समझ नहीं आया। राजीव कहता है कि उसने किसी को देखा, या शायद उसने अपना खुद का साया देखा। मेरा दिमाग हिल गया। एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर सब कुछ गर्म हो रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, बस करो, पर यह मेरा दर्द नहीं था, ये राजीव का सच, और उसका बोझ अब मेरी स्पाइन में उतर चुका था। राजीव ने कहा कि वो खिड़की से भाग गया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाद में पुलिस को बस एक जली हुई लाश मिली, फैन से लटकती और कुछ जली हुई रस्सी में लिपटी हुई, और मैं फिर उस सेशन रूम से निकल गया। राजीव की आवाज अब भी मेरे कान में गूंज रही थी। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान अभी भी शुरू था। Eight. मैं रूम से बाहर निकला। चेहरा पीला, दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। सर तेज दर्द कर रहा था और ज्यादा सोच नहीं पाया। सीधा नर्स के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ये लंबा कॉरिडोर का रास्ता भूल भुलैया की तरह मुझे घुमा रहे थे। हर कदम पर मेरी सांसों की आवाज बढ़ती जा रही थी, और फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे आगे खींच लिया। मैंने धीरे से थैंक यू कहा, पर सामने कोई था भी या नहीं पता ही नहीं चला। नर्स एक मोटी बातूनी औरत थी, जिसके हर लफ्ज में कुछ न कुछ छुपा। 8. मैं रूम से बाहर निकला। चेहरा पीला, दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। सर तेज दर्द कर रहा था और ज्यादा सोच नहीं पाया। सीधा नर्स के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ये लंबा कॉरिडोर का रास्ता भूल भुलैया की तरह मुझे घुमा रहे थे। हर कदम पर मेरी सांसों की आवाज बढ़ती जा रही थी, और फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे आगे खींच लिया। मैंने धीरे से थैंक यू कहा, पर सामने कोई था भी या नहीं पता ही नहीं चला। नर्स एक मोटी बातूनी औरत थी, जिसके हर लफ्ज में कुछ न कुछ छुपा था। वो लगातार बातें कर रही थी,
पर मेरी नजर सिर्फ उस दर्द से झुकती आंखों पर थी। मैंने जोर से उस आंख को बंद कर लिया। पैर पे लगा दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश में जब मैं बेड पर लेट गया, मैट्रेस की चीख सी आवाज चुपचाप कमरे में गूंज रही थी। नर्स मेरा हाथ जोर से हटाकर बाम लगाने लगी। उसकी आवाज हल्की, मददगार, लेकिन किसी वार्निंग जैसी लग रही थी। हो जाएगा ठीक। फिर उसने एक अजीब सा सवाल पूछा। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? मैंने हैरान होकर देखा। जूते तो पहने ही थे। उसका सवाल मेरे जहन में अंधेरों को ज्यादा गहरा कर गया। वो हंसने लगी। सिली बॉय कहकर उसकी हंसी धीरे धीरे खत्म हुई। मैंने आंखें बंद करके सो जाने की कोशिश की, एक ऐसे भाग जाने की कोशिश जहां दर्द ना हो और ना खौफ। मैंने धीरे धीरे आंखें खोला। नर्स की आवाज फिर से सुनी। वो अपना काम खत्म करके जाने वाली थी। मैंने माफी मांगी कि मेरी वजह से उसको देर हो गई। खिड़की के बाहर झांका तो पता चला रात का अंधेरा घना हो चुका था। मैंने वापस नर्स को देखा और दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, क्या वो मुझे ऑफिस की चाबी दे सकती है? मैंने वादा किया कि मैं ध्यान रखूंगा। वो मेरी तरफ हैरान सी नजर से देखी, फिर चाबी दे दी। साथ ही कहा, अजीब हरकतें मत करना। मैं चुपचाप चाबी लेकर खड़ा रहा। घर जाने का मन नहीं था। बॉडी थक चुकी थी, कमजोर थी, भूख भी लग रही थी। फिर जाके फ्रिज खोला और एक बोतल फ्रेश ऑरेंज जूस का पी लिया। फिर मैं बार बार उसी कॉरिडोर में घूमता रहा। दिमाग में राजीव के शब्द की गुंजन थी। नर्स से बात नहीं करना था क्योंकि वो ज्यादा बोलती थी और मेरी सोच को और उलझन में डालती थी। सबसे बड़ा दर्द था अपने ही जहन में कैद होना, एक ऐसी खिड़की जहां से सिर्फ खौफ की परछाई दिखाई देती थी। फिर मैं बार बार उस कॉरिडोर में घूमता रहा। दिल धड़क रहा था जैसे अंदर कोई अलार्म बज रहा हो। सांस उलझ रही थी जैसे हवा भी डर गई हो। सोचने लगा, क्या भूल जाऊं सब कुछ या याद रखूं ताकि कल उस मॉन्स्टर का सामना कर सकूं, और इस बार तैयार रहना जरूरी था। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर घुस रही थी। जमीन पे एक लंबी सी छाया खिंच गई और नर्स भी आ चुकी थी। थोड़ी थकी हुई भी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कल रात का टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। लगता है किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी। अगर मैं कुछ पूछता तो शायद उसका सब्र टूट जाता। मैं चुप रहा, बस हल्का सा शुक्रिया कहा और वापस अपने वार्ड में चला गया। दोपहर होने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई दिनों से रोशनी नहीं देखा हूं। पर एक रात की नींद के बाद मैं थोड़ा फ्रेश था, तैयार था उन सफेद दीवारों और खूनी सोच का सामना करने को। मैं 12 मिनट लेट था। वो पहले से ही वहां बैठा था, हर पल सेकंड्स की तरह बहता जा रहा था। हमारी नजर मिली। कितने दिन ऐसे गुजरेंगे जब मुझे उसकी आंखों में देखना पड़ेगा। उसका अंदाज बदल रहा था। अब वो मुझे मिलने को शायद बेचैन था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। उसकी शैतानी मुस्कान ने मुझे तोड़ा, खुद पर शक कराया। क्या मैं उसके खेल में सिर्फ एक खिलौना था? अगर वो मेरे साथ खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूं। मैंने उसकी टॉन्टिंग मुस्कान कॉपी की। तैयार था दिखाने के लिए कि असली बॉस कौन है, पर वो पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं और नहीं कर सकता था। रेडी फॉर अनदर एडवेंचर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। एडवेंचर? मैंने कहा, मैं हिमालय चढ़ने के लिए भी उससे बेहतर हूं, पर यह मेरी हकीकत है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सुन रहा हूं या नहीं। जब मैं बोलने लगा, उसने मेरी बात काटी। मेरे दिमाग में अब उसकी आवाज गूंज रही थी। एक ठंडी लहर मेरे अंदर चल रही थी। धीरे धीरे मैंने एक फाइल खोला। नाम था अर्जुन बोस। एक और दोषी, एक और मौत। अर्जुन एक पुलिस वाला जिसे उस आदमी ने मारा था, जो कभी दया नहीं करता। राजीव ने कहा कि वो अर्जुन से एक कोठे में मिला था, एक गुनाहों और अंधेरों की जगह। अर्जुन ने पुलिस में 9 साल वफादारी से सेवा की। बस 1 साल बाकी था, बड़ी इज्जत तक। पर वो कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। वो परिवार का आदमी था, शादीशुदा, 2 बच्चों का पिता। शर्म की बात थी,
अर्जुन की मौत ऐसी जगह हुई जहां मोहब्बत का कोई नामो निशान नहीं होता। उसकी आखिरी सांस उसके गुनाहों के बराबर था। राजीव यहां मारने आया था, और चाहे कोई भी हो, बंदूक वाला आदमी या कोई और, उसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये खेल अब सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं था। ये एक अनदेखी जंग थी जिसमें सिर्फ एक ही जीत सकता था। मैंने अपनी सांसें रोकी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। पीछे मुड़ के देखा तो फिर मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज था।